हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत फाइन होंगे। एंड नाउ वी आर इन द लेक्चर नंबर 3 ऑफ अमेंडमेंट सेशन फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। सो जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो अमेंडमेंट्स कंप्लीट किए थे वो अमेंडमेंट्स थे कैपिटल गेन तक के। आज के सेशन में जो हम अमेंडमेंट स्टार्ट करने वाले इट इज़ रिलेटेड टू द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर क्या अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। सो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इस सेक्शन के अंदर भी हुए हैं, तो आप एज़ यूजुअल आपके पास जो नोटबुक है वो नोटबुक रखना है अपने पास और नोट डाउन करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। नाउ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है। ओके, सो इसको ध्यान से समझिएगा। सो फ्रेंड्स, एक इनकम होती है कॉल्ड डिविडेंड इनकम, ठीक है। तो डिविडेंड के ऊपर पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था। क्या लगता था? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसको फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर क्या कर दिया गया, तो उसको एबॉलिश कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उसको एबॉलिश कर दिया गया। मतलब अभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता नहीं था, मतलब लगेगा नहीं, ठीक है। पहले लगता था, अभी नहीं लगेगा। तो क्या कॉन्सेप्ट था? बिफोर एंड आफ्टर, मतलब अभी क्या पोजीशन हो और पहले क्या पोजीशन थी। तो पहले कुछ इस तरह से टैक्स की पोजीशन थी कि जब भी आप क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो जो डोमेस्टिक कंपनी होती थी, कौन सी कंपनी? डोमेस्टिक कंपनी जो होती थी वो टैक्स क्या कर देती थी? डिडक्ट कर देती थी जब भी डिविडेंड क्या होता था? डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो अल्टीमेटली वो शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो जाता था? वो इनकम शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता था अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 34, ठीक है। तो ये इनकम क्या हो जाती थी? इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर वो क्या हो जाता था? एग्जेम्प्ट हो जाता था, ठीक है। सो अभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एबॉलिश हो चुका है, जो लगता था अंडर सेक्शन 115O के अंदर, ठीक है। अभी वो गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया है। सो अभी टैक्स की पोजीशन क्या है? तो अभी टैक्स की पोजीशन ये है कि अभी कोई भी नो डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो जो भी डिविडेंड इनकम होगा ना दोस्तों, वो डिविडेंड इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? डिविडेंड इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। मतलब वो डिविडेंड इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा? टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये वाला जो डिविडेंड इनकम होगा इसको हम शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल करेंगे। कौन से रेट पे टैक्सेबल करेंगे? तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में तो क्या था कि रेट था 15% प्लस सरचार्ज, तो इफेक्टिवली वो 20% के आसपास ज़्यादा था। पर अभी डिविडेंड किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं एट द रेट एप्लीकेबल टू शेयर होल्डर, ठीक है। मतलब जो रेट शेयर होल्डर को एप्लीकेबल होगा उस रेट से हम उसको क्या करेंगे? टैक्सेबल करेंगे, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये रेट आपको ध्यान रखना है। तो मान लो कि डिविडेंड अगर इंडिविजुअल को मिला होगा तो वो इंडिविजुअल को स्लैब से टैक्सेबल होगा। अगर कंपनी को मिला होगा तो कंपनी के लिए जो टैक्स रेट है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो जो रेट कंपनी के लिए या तो इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है उसी रेट पे टैक्स पे करना है शेयर होल्डर को, ठीक है। सो इसमें अमेंडमेंट है, एग्जाम में इसमें पूछने के पूरे चांसेस हैं। अंडरस्टूड? सो ये ध्यान रखिएगा। फिर डिविडेंड में तो क्या होगा कि लाइक ये एक और सेक्शन उन्होंने एबॉलिश किया, सेक्शन 115R। जैसे सेक्शन 115O था वैसे ही सेक्शन 115R था। उसमें ऐसा था कि जो डिविडेंड आप क्या करते हो, जो डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है ना, फ्रॉम म्यूचुअल फंड यूनिट्स, तो जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स में से जो आपको डिविडेंड मतलब मिलता है वो आप अल्टीमेटली किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो? यूनिट होल्डर को। तो उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था अंडर सेक्शन 115R, बट वो किसके रिलेटेड था? म्यूचुअल फंड के रिलेटेड। हावेवर नाउ सेक्शन 115R इज ऑल्सो एबॉलिश्ड, उसको भी एबॉलिश कर दिया गया दोस्तों। तो अभी इस केस में सेक्शन नंबर 115R एबॉलिश कर दिया है। दूसरा एक सेक्शन और एबॉलिश कर दिया गया, सेक्शन 10 क्लॉज 35, जिसमें ये जो डिविडेंड इनकम होती है वो क्या हो जाती है? एग्जेम्प्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है। किसके हाथ में? इन द हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर, ठीक है।
हाउएवर सेक्शन 115R जो है वो भी एबॉलिश कर दिया, 1035 भी एबॉलिश कर दिया। सो नाउ द डिविडेंड जो होगा वो अल्टीमेटली किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। ठीक है, सो इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर के हाथ में क्या होगा? टैक्सेबल। तो एज सच दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि टैक्स को एबॉलिश नहीं किया है, उन्होंने एक सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के सिस्टम थे उसको एबॉलिश किया हुआ है। ठीक है, सो अभी जो डिविडेंड होगा वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। ठीक है, सो ये ध्यान रखना, अंडरस्टूड। ठीक है, उसके बाद एक और सेक्शन है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो है सेक्शन नंबर 115 BBD। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है पर ये आपको याद रखना है। और एक और सेक्शन 115 BBDA। ठीक है, तो ये दो सेक्शन आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। हाउएवर ये सेक्शन का अभी कोई रेलेवेंस नहीं रहा, नो रेलेवेंस। ठीक है, वो मैं समझाता हूँ। तो सेक्शन 115 BBD में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर किसी इंडियन कंपनी के पास किसी स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी के, कौन सी कंपनी के फ्रेंड्स? स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी के शेयर्स उनके पास पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उस केस में इंडियन कंपनी को कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिविडेंड टैक्स पे करना पड़ेगा? सो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी। तो स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी फॉरेन कंपनी जिसके पास इंडियन कंपनी के पास उस फॉरेन कंपनी के 26% या फिर उससे ज़्यादा क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं, तो उसको स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी कहा जाता है। ठीक है, तो मान लो कि कोई इंडियन कंपनी है, उसके पास किसी फॉरेन कंपनी के 26% या फिर उससे ज़्यादा शेयर्स हैं, तो उसको स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी की कैटेगरी में दोस्तों रखा जाएगा। तो ये स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी की कैटेगरी में रखने से क्या होगा? तो उससे ये होगा कि यहाँ पे जो डिविडेंड आपको किससे मिल रहा है? यहाँ पे जो डिविडेंड आपको फॉरेन कंपनी से मिल रहा है, किसको मिल रहा है? इंडियन कंपनी को। तो वो इंडियन कंपनी को नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होगा। कौन से रेट से टैक्सेबल होगा? नॉर्मल रेट से क्या होगा? टैक्सेबल होगा। हावेवर ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल रेट कौन सा रेट हो सकता है? तो कंपनी के ऊपर मान लो 30% टैक्स लगता है। ठीक है, लेकिन इस केस में 30% से टैक्सेबल नहीं होगा दोस्तों, एक कंसेशनल रेट लगेगा। वो कंसेशनल रेट कितना लगेगा? तो वो लगेगा 15%। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। तो 15% यहाँ पे क्या लगेगा? कंसेशनल टैक्स रेट लगेगा, जो आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके, सो सेक्शन 115 BBDA जो याद रखना। बट ये क्या होता है कि कंसेशनल रेट आपको मिलेगा बट कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, नो डिडक्शन। ठीक है ना, मतलब कोई भी एक्सपेंस अगर आपने किया होगा तो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा नहीं, फ्लैट आपको 15% देना पड़ेगा। सेक्शन 115 BBDA, तो सेक्शन 115 BBDA में ऐसा था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल के पास, ध्यान से सुनिएगा, एक्सेस डिविडेंड आता है, एक्सेस डिविडेंड मतलब 10 लाख से एक्सेस डिविडेंड आता है। ठीक है, रिसीव्ड डिविडेंड इन एक्सेस ऑफ रुपीज़ 10 lakhs। ठीक है, तो उस केस में वो जितना अमाउंट एक्सेस होता था, सच एक्सेस अमाउंट जो होता है, सच एक्सेस अमाउंट क्या होगा? टैक्सेबल एट द रेट ऑफ कितना परसेंटेज? 10%। बट उस केस में क्या था कि सेक्शन 115 BBDA जो है वो तभी एप्लीकेबल होता था जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था, 115O के अंदर टैक्स लगता था। बट अभी उसको एबॉलिश कर दिया है, और अभी जो भी डिविडेंड होता है वो अल्टीमेटली किसके हाथ में टैक्सेबल होता है? शेयर होल्डर के हाथ में। तो एज सच मैं बोल सकता हूँ सेक्शन 115 BBDA का कोई भी रेलेवेंस रहेगा नहीं। अंडरस्टूड? ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो ये ध्यान रखना, तो अभी 115 BBDA का भी कोई रेलेवेंस नहीं बचा है। सो अगर आपको इसको कॉपी करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए वो हमने डिस्कस कर लिए। तो इतने अमेंडमेंट्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हुए हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिएगा, डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेक्शन 115O प्रोवाइड्स दैट इन एडिशन टू द इनकम टैक्स चार्जेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी, एनी अमाउंट डिक्लेयर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड शैल बी चार्ज to additional income tax at the rate of 15%. The tax so paid by the company called DDT was treated as a final payment in respect of the amount declared, distributed, paid by way of a dividend.
Such dividend referred to in section 1150 is exempt in the hands of shareholder under section 10 clause 34 में वो क्या होता है, exempt होता है, ठीक है, ये आपको भी पता है. In case of a business trust, the specific exemption was provided. तो बिजनेस ट्रस्ट में क्या होता है कि वो लोग पैसा किस में इन्वेस्ट करते हैं, इन द रियल एस्टेट, या तो फिर किसी इन्वेस्टमेंट में, मतलब कोई इन्वेट होता है उसके अंदर वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि लाइक कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हो गया, तो उसमें से अगर बिजनेस ट्रस्ट को डिविडेंड मिला होगा तो वो भी यूनिट होल्डर के हाथ में क्या होता है, एग्जेम्प्ट, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन. सिमिलरली द एग्जेम्पशन वाज प्रोवाइडेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ अ यूनिट ऑफ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर on fulfillment of certain condition under section 1150. Similarly, 115R specified companies and the mutual funds were liable to pay additional income tax at the rate specified on any income distributed by to its unit holder. Such income पहले क्या होती थी, exempt. तो मैंने आपको क्या बताया, जो 1150 था उसके लिए उन्होंने सेक्शन 1034 बनाया था. तो 1150 लगेगा तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा, तो अल्टीमेटली वो जो इनकम होगी वो शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी. वैसे ही 115R की मैं बात करूँ तो उस केस में 1035 में क्या होगा, तो उसको एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है. सो ये ध्यान रखना, तो ये 1035 के अंदर एग्जेम्प्ट होगा. सो ये जो सेक्शंस थे ये एबॉलिश होगा तो ये भी सामने जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली 115O में डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था पर अभी नहीं लगता, तो वो किसके हाथ में लगेगा, तो 1034 में एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगा. 115R के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं होगा तो 1035 का एग्जम्पशन भी नहीं होगा, ठीक है. तो अमेंडमेंट क्या हुआ है, अमेंडमेंट देखिएगा दोस्तों. नाउ द डिविडेंड और इनकम फ्रॉम यूनिट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अ शेयर होल्डर और द यूनिट होल्डर्स एट द रेट एप्लीकेबल एंड द डोमेस्टिक कंपनी और स्पेसिफाइड कंपनी और म्यूचुअल फंड्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. Further, it is also provided that deduction for expense under section 57 shall be maximum to the 20% of dividend or income from units. Therefore, the following amendments has been made. मतलब हम आपको डिडक्शन देंगे, किसका डिडक्शन देंगे, तो मान लो आपको कोई डिविडेंड इनकम हुआ है, तो डिविडेंड इनकम तो कब होता है, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो. तो आपने शेयर्स परचेज करने के लिए जो पैसा था वो आपका खुद का नहीं था, आपने किसी से बोरो किया था, ठीक है. तो वो अमाउंट जो आपने बोरो की थी उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो अभी आप उसके ऊपर दोस्तों इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, तो इन दैट केस ध्यान से सुनिएगा, हम आपको उसका डिडक्शन देंगे, बट दैट इज ऑल्सो द 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम, ठीक है. उससे ज़्यादा हम आपको डिडक्शन नहीं दे सकते, ओके. सो ध्यान रखना. हाउएवर सर थोड़ी देर पहले तो आपने बताया कि कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, पर वो तो सेक्शन 115 BBD में था ना. तो अगर मुझे स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो उस केस में मुझे क्या करना है, तो कोई भी डिडक्शन मुझे मिलेगा नहीं, ठीक है. तो ये ध्यान रखना. उसके बाद देखो क्या लिखा है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हैज बीन एबॉलिश, उसको एबॉलिश कर दिया गया है. एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1034 एंड 35 इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड. प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115R इज ऑल्सो एबॉलिश्ड, ठीक है. तो उसके अंदर भी जो एग्जेम्पशन मिलते थे वो भी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है. तो यहाँ पे बिजनेस ट्रस्ट की भी बात की है, बट बिजनेस ट्रस्ट आपके लेवल इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं आता, ओके. सो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट ऑल डिविडेंड रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम अ स्पेशल पर्पस व्हीकल इज एग्जेम्प्ट. नाउ सेक्शन 10 clause 23 FD has been amended so as to exclude the dividend income received by unit holder from the business trust from the exemption, so that the dividend income is taxable in the hands of unit holder of the business trust. क्योंकि अभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है नहीं, तो अल्टीमेटली वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, यूनिट होल्डर के हाथ में. तो जैसे होता क्या है, बिजनेस ट्रस्ट जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो वो या तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, मतलब रीट बोलते हैं उसको, आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर थोड़ा बहुत ध्यान रखना, रीट. और एक होता है इन्वेट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. तो रीट मतलब क्या, तो वो लोग पैसा किस में लगाते हैं, रियल एस्टेट के अंदर. इन्वेट मतलब वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हो गया या फिर पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट, उसमें वो लोग पैसा लगाते हैं, ठीक है. सो आपने म्यूचुअल फंड तो सुना ही होगा, तो म्यूचुअल फंड वाले पैसा जो आपसे कलेक्ट करते हैं वो या तो इक्विटी में लगाते हैं या तो फिर किस में लगाते हैं, डेट में लगाते हैं, ठीक है.
ये लोग पैसा इक्विटी या डेट में नहीं लगाते, बट ये लोग पैसा रियल एस्टेट में या तो जो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव है उसमें वो लोग पैसा लगाते हैं। तो बाद में जहाँ पे पैसा लगाया होगा वो पैसा आएगा किसके पास, तो बिजनेस ट्रस्ट के पास आएगा। फिर बिजनेस ट्रस्ट अल्टीमेटली उसको क्या कर देगा, तो यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सो अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हमने एबॉलिश कर दिया है, तो यूनिट होल्डर के हाथ में भी जो इनकम आएगी वो भी क्या होगी, अभी टैक्सेबल होगी, जो पहले एग्जेम्प्ट होती थी। ओके, सेक्शन 115(u)(a has been amended so that distributed income of the nature referred to in section 10 clause 23 FC or FCA shall be deemed to be the income of the unit holder and shall be charged to income as the previous year. Thus, the dividend income distributed by a special purpose vehicle to business trust would be taxed in the hands of the unit holder. ठीक है, सो ये ध्यान रखना। रेफरेंस टू सेक्शन 115(o), सेक्शन 115(a), सेक्शन 115(ac), ACA, AD एंड C हैज़ बीन क्या लिखा हुआ है, रिमूव, क्योंकि अभी सारा डिविडेंड जो है वो किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाता है, शेयर होल्डर के हाथ में। नाउ एक सेक्शन है जो डिडक्शन के अमेंडमेंट में हम देखेंगे, वो नया सेक्शन आया है सेक्शन 80M, जिसमें है इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। ठीक है, तो उसका लॉजिक हम बाद में समझेंगे, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं हम। मान लीजिए कि ए लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है, किसका, बी लिमिटेड का। ठीक है, बी लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ ए लिमिटेड, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अभी जो ए लिमिटेड था उसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, तो मान लो कि ए लिमिटेड ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, तो पहले तो क्या होता था कि ए लिमिटेड को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ेगा, पर अभी तो वो है नहीं, तो बी लिमिटेड को टैक्स पे करना है। तो मान लीजिए कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को 20 करोड़ रुपीस का डिविडेंड दिया। कितने का डिविडेंड दिया दोस्तों, 20 करोड़ रुपीस का डिविडेंड दिया। अभी बी लिमिटेड ने भी क्या किया, ये डिविडेंड जो था वो आगे पास ऑन कर दिया। ठीक है, अपने शेयर होल्डर को क्या कर दिया, पास ऑन कर दिया। तो बी लिमिटेड ने क्या किया, यही डिविडेंड आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू द शेयर होल्डर। ठीक है, तभी होगा क्या, बी लिमिटेड भी इस पे टैक्स पे करेंगे, देन अगेन शेयर होल्डर भी टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो ये तो डबल टैक्सेशन होगा। सो गवर्नमेंट ने सोचा कि यहाँ पे बी लिमिटेड ने जो डिविडेंड आगे डिस्ट्रीब्यूट किया है उसमें बी लिमिटेड को हम क्या कर देंगे, डिविडेंड के अंदर डिडक्शन दे देंगे। ठीक है, तो जितना भी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसके बेसिस पे हम आपको क्या दे देंगे, तो डिडक्शन दे देंगे, आप उसके ऊपर डिडक्शन क्लेम कर लो। ठीक है, सो 80M के अंदर हम आपको क्या दे देंगे, डिडक्शन। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो आगे आएगा तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको कितने टाइम में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें भी एक लिमिट है, उससे पहले पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, फिर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सेक्शन 115 BBDA जो सेक्शन था कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा का डिविडेंड मिलता है, तो अभी वो उन्होंने एबॉलिश कर दिया है, क्योंकि ऐसा अभी 1034 भी नहीं है, 1035 भी नहीं है, इवन 115O भी नहीं है, 115R भी नहीं है, तो अभी इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देखो, सेक्शन 57 हैज़ बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम द डिविडेंड इनकम और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और स्पेसिफाइड कंपनी अदर देन द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो आपको कोई भी डिडक्शन दूसरा मिलेगा नहीं, सिर्फ आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस का डिडक्शन मिलेगा, दैट इज़ ऑल्सो मैक्सिमम 20% हम आपको क्या दे सकते हैं, डिडक्शन दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। अंडरस्टूड। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद सेक्शन 194, तभी क्या है, TDS ला दिया है, TDS ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ डिविडेंड पेमेंट। तो जब भी डिविडेंड का क्या होगा, पेमेंट होगा, तो TDS क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। सो TDS ऑब्लिगेशन इन केस अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो जो कंपनी डिविडेंड क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, उनको TDS क्या करना है, डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194। ठीक है, सो उसको हम डिस्कस करेंगे TDS चैप्टर में। ठीक है, सो ये थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर के जो अमेंडमेंट। सो एग्ज़ाम में
आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको डिविडेंड के रिलेटेड कुछ ना कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, ठीक है। सो ध्यान से और आराम से आपको करना है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, जो अमेंडमेंट्स है नेक्स्ट, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है, बट एग्जाम में इसके काफ़ी कम चांसेस है पूछने के, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सो नाउ अगर हम बात करते हैं, जब भी कोई कंपनी का अमालगमेशन होता है, ओके, सो उसमें ऐसा होता है कि जो अमालगमेटिंग कंपनी है, मींस जो ओल्ड कंपनी होता है, ठीक है, वो ओल्ड कंपनी का लॉस जो होता है वो अमालगमेटेड कंपनी क्या कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है, मतलब उसको क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। प्रोवाइडेड उसके लिए कंडीशन होती है सेक्शन 72A की, जो आपके सिलेबस में नहीं, इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं है, ठीक है, फाइनल लेवल पे आता है। तो सेक्शन 72A की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अमालगमेटेड कंपनी जो है वो अमालगमेटिंग कंपनी के लॉसेस को क्या कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि कंडीशन में ऐसा है कि अमालगमेटेड कंपनी के बिजनेस को, अमालगमेटेड कंपनी को एज अ गोइंग कंसर्न लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उस बिज़नेस को 5 इयर्स तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो सारी कंडीशंस हैं जो आपको सेटिस्फाई करनी होती है, फिर ही अमालगमेटेड कंपनी, अमालगमेटिंग कंपनी के लॉस को सेट ऑफ कर सकती है। लेकिन अभी अमेंडमेंट उन्होंने ये किया है कि इन केस ऑफ द अमालगमेशन, अगर किसका होता है, अगर किसी बैंकिंग कंपनी का क्या होता है, अमालगमेशन होता है। किसका अमालगमेशन होता है दोस्तों, बैंकिंग कंपनी का अगर अमालगमेशन होता है तो इन दैट केस सेक्शन 72AA देखा जाएगा। तो सेक्शन 72AA में ऐसा लिखा हुआ है कि इवन इफ अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है लाइक 72A की, तो भी हम उसको क्या करने देंगे, लॉस को सेट ऑफ करने देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक रिलैक्सेशन बैंकिंग कंपनी के अमालगमेशन को दिया हुआ है, ठीक है। सो उन्होंने ऐसा कहा कि जो बैंकिंग कंपनी है एंड एज वेल एज इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, अगर उनका अमालगमेशन होता है तो इवन इफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी बैंकिंग कंपनी का लॉस दूसरी बैंकिंग कंपनी सेट ऑफ कर सकती है। तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, अभी काफ़ी सारी बैंक्स जो हैं वो गवर्नमेंट मर्ज कर रही है इनटू द लार्जर बैंक। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का के साथ विजया बैंक एंड देना बैंक मर्ज हो गया, ठीक है। तो जो विजया बैंक एंड देना बैंक का जो भी लॉस होगा वो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या कर सकती है, सेट ऑफ कर सकती है। सो इफ़ द डायरेक्शंस इज इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्शन होगा, तो उस केस में हम जो इनकम टैक्स की जो प्रोविजंस हैं कि गोइंग कंसर्न पे होना चाहिए, 5 साल तक बिजनेस को कंटिन्यू करना है, वो सारे रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सेक्शन है 45, सेक्शन 45 सब सेक्शन 7, अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक एक बैंकिंग कंपनी का दूसरी बैंकिंग कंपनी के साथ अमालगमेशन हुआ है तो वो जो सेक्शन 72A की कंडीशन है वो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉस इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी। सेक्शन कौन सा दिया हुआ है आपको, 72AA। सो मैंने जो आपको सेक्शन बताया अंडर सेक्शन 45 सब सेक्शन 7 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक था, ओके। उसके बाद आपको दिया हुआ है वन और मोर कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक और बैंक्स विद एनी अदर कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक under the scheme brought into the force by the central government under section 9 of the banking companies act, ठीक है। या तो फिर अगर हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी को हम मर्ज कर रहे हैं किसी और इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, ट्रीटमेंट द अक्यूमुलेटेड लॉस एंड द अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ द विच कंपनी अमालगमेटिंग बैंकिंग कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द लॉस, लिखा हुआ है ना, शैल बी डीम्ड मतलब इवन इफ द कंडीशंस, जो कंडीशन सेक्शन 72A में दे रखी है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी होती है तो भी उसको हम अमालगमेटेड कंपनी का लॉस मान लेंगे, तो वो अमालगमेटेड बैंकिंग कंपनी होगी, वो लॉस को क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डीम्ड टू बी द लॉस ऑफ द अमालगमेटेड कंसर्न फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच द स्कीम ऑफ अमालगमेशन वॉज ब्रॉट इनटू फोर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फिर यहाँ पे नीचे नोट्स लिखा हुआ है, तो नोट्स में ऐसा लिखा हुआ है कि जो अमालगमेटेड बैंकिंग कंपनी होगी वो एंटाइटल है कि वो सेक्शन 72A के अंदर वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकें और साथ में वो सेट ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा ना। अभी कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो डिडक्शंस के अंदर हुए हैं। जैसे पहला अमेंडमेंट है सेक्शन 80EE,
ठीक है। सो सेक्शन 80EE किसके बारे में? जब भी आप अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर हाउस प्रॉपर्टी क्या करते हो, परचेस करते हो, ठीक है। तो वो हाउस प्रॉपर्टी अगर आप परचेस करते हो तो उसका आप जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करते हो, मतलब हाउस प्रॉपर्टी आपने मान लीजिए परचेस किया, फॉर दैट आपने अमाउंट बोरो किया था, तो आपने जो अमाउंट बोरो किया था, ठीक है, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया होगा, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट आपने पे किया होगा, तो इन दैट केस हम आपको उसका क्या देंगे, डिडक्शन देंगे इस सेक्शन के अंदर। पहले तो ये समझते हैं कि सेक्शन 80, जिन लोगों को नहीं आइडिया है वो लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सेक्शन 80EE कैसे वर्क करता है। नाउ इस सेक्शन का डिडक्शन दोस्तों मिलता किसको है, तो जो फर्स्ट होम बायर होते हैं उन्हीं को मिलता है। फर्स्ट होम मतलब जो अपना पहला घर क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, उन्हीं को इस सेक्शन का क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आपने फ्रेंड्स हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर एक सेक्शन आपने किया होगा, सेक्शन कौन सा, सेक्शन 24B, जिसके अंदर आप जब भी प्रॉपर्टी परचेस करते हो और अगर वो प्रॉपर्टी आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, सो यू विल गेट 1,50,000 का आपको दोस्तों क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। कितना डिडक्शन मिलता है, 1.5 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर। तो जो भी लोन आपने लिया होगा उस पर जो इंटरेस्ट आप पे करोगे, उसका हम आपको, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट आप करते हो उसका हम आपको 1.5 लाख रुपए क्या देंगे, डिडक्शन देंगे, ठीक है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जो फर्स्ट होम बायर्स था उनके लिए और एक बेनिफिट दिया कि ओवर एंड अबाउ, तो जो डिडक्शन आप क्या कर रहे हो, ओवर एंड अबाउ 1,50,000 का जो आपको डिडक्शन मिलता है, इन एडिशन टू दैट हम आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन और दे देंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड आपने लोन कब लिया हो, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में लिया हो। अभी अमेंडमेंट क्या हुआ है दोस्तों, पहले यहाँ पे 20 था पर अभी उनको एक्सटेंड करके 21 कर दिया गया है, ठीक है। इस केस में आपको 1.5 लाख रुपए का क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। उसमें एक और कंडीशन भी है कि जो प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है वो प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 45 लाख रुपीज़ प्रॉपर्टी का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा होगा तो फिर इस सेक्शन का आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं, ठीक है। द बेनिफिट इज एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2021 तक उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया। देखिएगा यहाँ पे, extending time limit for sanctioning of loan for affordable housing for availing the deduction under section 80EEA. The existing provision of section 80EEA provide for the deduction in respect of interest on loan taken from any financial institution for acquisition of an affordable housing property. The deduction is allowed up to rupees 1,50,000 is subject to certain conditions. One of the basic condition is that the loan has been sanctioned by the financial institution during the 1 April 2019 to 31 March 2020। इस ड्यूरेशन के बीच में सैंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसके बीच में सैंक्शन हुआ होगा तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे, प्रोवाइडेड आप फर्स्ट होम बायर होने चाहिए। In order to continue on promoting the purchase of affordable housing scheme, the period of sanctioning of a loan by the financial institution has been extended to 31 मार्च 2021 तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये अमेंडमेंट था, ठीक है। आप देख लीजिएगा इसको कि वो जो टाइम लिमिट था उसको उन्होंने क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, क्लियर, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। से फॉर द एग्जांपल लाइक मिस्टर एक्स है, ठीक है, उन्होंने प्रॉपर्टी बाय किया था, कौन सा प्रॉपर्टी बाय किया हुआ है, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी उन्होंने बाय किया, ठीक है। कितने का बाय किया था रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो वो उन्होंने बाय किया है फॉर ₹40 लाख, ठीक है ना। अभी उन्होंने लोन लिया हुआ है, लोन फ्रॉम HDFC बैंक, ठीक है, उनसे उन्होंने लोन लिया हुआ है। लोन उन्होंने लिया है कुछ 35 लाख रुपीज़ का। इंटरेस्ट रेट है मान लीजिए 9% इंटरेस्ट रेट है, और डेट ऑफ लोन कब का है, तो डेट ऑफ लोन है उनका 1 मई 2020 को उन्होंने लोन लिया। फाइंड आउट इंटरेस्ट डिडक्टिबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट, मतलब इनकम टैक्स एक्ट में कितना मिलेगा,
सो आपको क्या करना है, ये 35 लाख रुपीज़ है, उसका आपको कितना परसेंट करना है, 9%, ठीक है। सो ये 9% करोगे तो ये आ गया आपका 3,15,000, ओके। मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय आपको 12 करना है, क्योंकि 11 महीने ही होंगे ना, मई से लेकर मार्च तक काउंट करोगे तो कितने मंथ्स होंगे, 11 महीने होंगे। तो 3,15,000 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 12, सो ये आपका आ गया 2,88,750 रुपीज़। ये आपने इंटरेस्ट कुछ पे किया होगा ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। हम फिक्स इंटरेस्ट मान के चल रहे हैं, रिड्यूसिंग नहीं है। रिड्यूसिंग होगा तो उसके लिए मुझे फिर फॉर्मेट चाहिए होगा। अभी इसके 2 पार्ट करने हैं, ठीक है। आपको 1,50,000 तक का डिडक्शन किस में मिल जाएगा, तो वो आपको मिल जाएगा सेक्शन कौन से अंदर, 24B के अंदर, ठीक है। और बाकी का जो बैलेंस दोस्तों क्या होगा, बैलेंस रिमेनिंग होगा। तो जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो सेक्शन 80EEA के अंदर आपको रिमेनिंग मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 1,50,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 1,38,750, इतना आपको इसमें मिल जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। सो इसको आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हो। सो जो 24B में आप ले लेते हो, 24B में आपने एक बार ले लिया, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो आप कहाँ क्लेम कर सकते हो, 80EEA के अंदर, ठीक है। सो ध्यान रखना। सेक्शन नंबर 80G, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो 80G के अंदर डिडक्शन आपको मिलेगा, तो जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में आप पैसा डालते हो उसका तो आपको मिलेगा, बट अभी PM केयर्स फंड जो कोविड की वजह से उन्होंने बनाया, ठीक है, तो PM केयर्स फंड के अंदर आप पैसा डालोगे तो उसका भी आपको सेक्शन 80G में क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है उसका तो हम डिडक्शन दे ही देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इज एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन। द प्रोसेस फॉर द अप्रूवल फॉर द न्यू एंड एग्जिस्टिंग एंटिटीज हैज बीन, क्या लिखा हुआ है, अमेंडेड। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G टू अ डोनर शैल बी अलाउड ओनली इफ द स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय द डोनी who shall be required to furnish the statement in respect of the donation received। मतलब क्या होता है ये समझ दीजिए कि जब भी आप क्या करते हो, डोनेशन देते हो, ठीक है, तो जो डोनर होगा, ठीक है, उसने डोनेशन दिया होगा, तो जो भी इंस्टीट्यूशन को आपने क्या दिया हुआ है, डोनेशन दिया हुआ है, उसको स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। उसके बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, जो एक सेक्शन है अंडर सेक्शन 80G सब सेक्शन 5, ठीक है। लेकिन ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह से डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब जिसने डोनेशन रिसीव किया है उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट एंड जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो फर्निश किए हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, ठीक है, रेंट पेमेंट। तो सिमिलरली उसके अंदर भी उन्होंने 80GGA आएगा, सॉरी, कि आप कैश पेमेंट जो है वो 2000 तक ही आप क्या कर सकते हो, कैश पेमेंट कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप पेमेंट करोगे तो उसका डिडक्शन मिलेगा नहीं, ठीक है। नाउ ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, सो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सब लोग। नाउ सेक्शन 80IAC, तो जो नया स्टार्टअप कंपनी होता है, क्या होता है, जो नया स्टार्टअप होता है, ठीक है, उनके केस में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट ये किया है। पहले क्या था, तो पहले ये था कि जो स्टार्टअप का टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से कम है, कितने से कम है, 25 करोड़ रुपए से, उनको हम 3 इयर्स, ठीक है, आउट ऑफ 7 इयर्स, 3 इयर्स आउट ऑफ 7 इयर्स हम उनको 100% क्या देंगे, डिडक्शन देंगे। क्या देंगे, 100% हम उनको क्या दे देंगे, डिडक्शन देंगे। मतलब आप को क्या करना है, आपका टर्नओवर एवरी ईयर चेक करना है, 25 करोड़ रुपए से कम होगा तो यू विल गेट डिडक्शन एट द रेट ऑफ 100%, ठीक है, 3 साल तक आउट ऑफ एनी 7 इयर्स। लेकिन ये 3 इयर्स क्या होंगे, फिर कॉन्जिक्यूटिव बेसिस पे होंगे। कौन से बेसिस पे होंगे, कॉन्जिक्यूटिव बेसिस पे ये 3 साल होंगे। समझ में आ रहा है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव बेसिस पे 3 साल आपको गिनने हैं। तो अभी अमेंडमेंट क्या हुआ है कि ये आउट ऑफ 7 इयर्स था, उसको अमेंड करके गवर्नमेंट ने 10 इयर्स कर दिया है, और ये जो टर्नओवर था उसको बढ़ा के उन्होंने 100 करोड़ रुपए कर दिए हैं, ठीक है, ये अमेंडमेंट हुआ है। तो अभी उनको 7 साल की जगह कोई भी 10 साल में से 3 साल उनको क्या लेना है, सेक्शन 80 IAC का क्या लेना है, बेनिफिट लेना है। अंडरस्टूड, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ध्यान रखिए। सो आप देख सकते हो इसके अंदर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 IAC प्रोवाइड
for a deduction of an amount equal to 100% of the profit and gain derived from an eligible business by an eligible startup for 3 consecutive assessment years out of 7 years at the option of the assessee. मतलब वो assessee के option के ऊपर है. Subject to the condition that the eligible startup is incorporated on or after 1st April 2016 but before 1st April 2021 and the total number total turnover of its business does not exceed 25 crores. ठीक है, जिसको अभी उन्होंने अमेंड करके कितना कर दिया गया है, 100 करोड़ उनका हो गया अमाउंट. ठीक है, in order to further rationalize the provision relating to the startup, it is amended to provide that the deduction shall be available to an eligible startup for a period of 3 consecutive assessment year out of 10 beginning from the year in which it is incorporated. Okay. और जो डिडक्शन के लिए जो टर्नओवर की लिमिट थी, उस टर्नओवर की लिमिट को उन्होंने बढ़ा के कितना कर दिया है, 100 करोड़ तक कर दिया गया है. ठीक है दोस्तों, सो ये ध्यान रखना. फिर देखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IBA. ठीक है, सो 80IBA के अंदर जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, तो उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता था वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, उसकी डेट को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च 2021 तक. सो यू विल नॉट गेट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस सेक्शन 80IBA, बट सिर्फ आपको याद रखना है. नाउ सेक्शन 80M ये इंपॉर्टेंट है. एज सच इंटरमीडिएट लेवल पे असेसमेंट ऑफ कंपनीज है नहीं, लेकिन ये सेक्शन का जो डिडक्शन होता है, ये सेक्शन का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है, तो डोमेस्टिक कंपनी को ही डिडक्शन मिलता है. किसको डिडक्शन मिलता है, डोमेस्टिक कंपनी. तो जो डोमेस्टिक कंपनी होगा उनको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा इस सेक्शन के अंदर. तो सेक्शन 80M किस तरह से वर्क करता है, सो पहले भी आपको बताया गया है. मान लीजिए कि जब भी आप डिविडेंड क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो. ठीक है, और अगर वो डिविडेंड आपको अपनी सब्सिडरी कंपनी से रिसीव हुआ होगा, किससे रिसीव हुआ होगा, आपको अपनी सब्सिडरी कंपनी से रिसीव हुआ होगा. ठीक है, देन द होल्डिंग कंपनी विल गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80M. सो किस तरह से वर्क करता है ये, ध्यान से देखिएगा सब लोग. तो मान लीजिए यहाँ पे ए लिमिटेड है. ठीक है, तो ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के कुछ परसेंटेज शेयर्स हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के कितने परसेंट शेयर्स हैं, तो 53% शेयर्स हैं. ठीक है, कितने परसेंटेज शेयर्स है, 53%. मतलब ये क्या हो गया, ए लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी. नाउ अभी हुआ क्या कि ये बी लिमिटेड ने दोस्तों क्या डिक्लेयर किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया. क्या डिक्लेयर किया, डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया. ओके, वर्थ रुपीज़ मान लो 10 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया. किसको, तो इसमें से कुछ परसेंटेज डिविडेंड इनको मिला होगा, ए लिमिटेड ने. ए लिमिटेड ने आगे यही डिविडेंड को आगे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है, अभी डिस्ट्रीब्यूट करने की भी एक डेट होती है, वो डेट मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उन्होंने आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सो आगे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. मान लीजिए कि उन्होंने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया 10 करोड़. ठीक है, तो अभी यहाँ पे 10 करोड़ रुपीज़ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है टू शेयर होल्डर. तो इसको कितना मिला होगा, ए लिमिटेड को 10 करोड़ का 53% मिला होगा ना. मतलब उसको मिला कितना होगा, 5.3 करोड़ रुपीज़ मिला होगा. किसको, ए लिमिटेड को. तभी बी ए लिमिटेड की आर्ग्यूमेंट ऐसी है कि हमने तो यहाँ पे क्या है कि 10 करोड़ रुपीज़ जो था उसमें से हमने ऑलरेडी 5.3 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स क्या कर दिया है, पे कर दिया है. तो इस केस में हम आपको 5.3 करोड़ का डिडक्शन दे देंगे. तो आपको कितने पे टैक्स पे करना पड़ेगा, 4.7 करोड़ रुपीज़ जो होगा उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. सो यू विल गेट द डिडक्शन ऑफ 5.3 करोड़ इन शॉर्ट. ठीक है, ये 4.7 तो आपका टोटल इनकम के अंदर ऑलरेडी क्या होगा, इंक्लूडेड ही होगा. ठीक है, तो इसका कोई स्पेसिफिक अलग से कैलकुलेशन नहीं करना है दोस्तों. तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन 5.3 करोड़. ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोलना चाहता हूँ. नाउ सो अभी इस केस में डिविडेंड किसको मिलेगा, तो जो होल्डिंग कंपनी है उसको मिलेगा, प्रोवाइडेड होल्डिंग कंपनी कौन सी होनी चाहिए दोस्तों, डोमेस्टिक कंपनी. ठीक है, और ये जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू ITR डेट जो होता है उससे पहले होना चाहिए. मतलब सेक्शन में लिखा हुआ है स्पेसिफाइड डेट से पहले होना चाहिए. तो जो भी स्पेसिफाइड डेट होगी उससे 1 महीने पहले आपको डिविडेंड क्या करना है, डिक्लेयर करना है. सो से फॉर द एग्जाम्पल लाइक अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1,
प्रीवियस ईयर 2021 मीन्स द असेसमेंट ईयर 21-22, उसकी जो ITR की डेट है वो है 31 अक्टूबर, 30 सितंबर की जगह 31 अक्टूबर 2021 ये ITR की डेट है। ठीक है, इस दिन तक आपको ITR फाइल कर देना होता है। तो उसके एक महीने पहले मतलब 30 सितंबर तक डिविडेंड डिक्लेयर हो जाना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80M। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। सो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनी, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, तो इसमें लिखा हुआ है डिविडेंड इनकम। सो ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द असेसी इंक्लूड्स एनी इनकम बाय वे ऑफ अ डिविडेंड फ्रॉम एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी और अ बिजनेस ट्रस्ट। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो असेसी डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड अमॉन्ग इट्स शेयर होल्डर विद इन द ड्यू डेट। तो विद इन द ड्यू डेट यहाँ पे समझाया हुआ है। ड्यू डेट मीन्स द डेट 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो डोमेस्टिक कंपनी होगा तो उसको रिटर्न फाइल करने का डेट कौन सा होगा, 31 अक्टूबर 2021 होगा। तो उसके एक मंथ पहले 1 month बिफोर, ठीक है, तो 1 month बिफोर तो 30 सितंबर 2021 तक उसको अपना रिटर्न क्या करना, सॉरी डिविडेंड क्या करना है, डिक्लेयर करना है। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन कितना मिलेगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सो डिविडेंड सो रिसीव्ड बाय द असेसी और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द असेसी विद इन क्या लिखा हुआ है, ड्यू डेट। अदर पॉइंट्स, ठीक है, मतलब इन दोनों में से जो कम होगा उसका हम आपको क्या देंगे, डिडक्शन देंगे, विच एवर इज लेस। ओके, तो ध्यान रखिएगा। नो डबल डिडक्शन where any deduction in respect of any amount of dividend distributed by domestic company has been allowed in any previous year, no deduction shall be allowed in respect of such amount in any other previous year। ठीक है, तो आपको डबल डिडक्शन तो नहीं मिलेगा। तो ये तो बहुत यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि डबल डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो डबल डिडक्शन वो लोग आपको बोलेंगे कि आप हम नहीं देंगे आपको डबल डिडक्शन। तो अगर आपने पहले किसी और सेक्शन में ले लिया है तो आपको इस सेक्शन में मिलेगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो एग्ज़ाम में आ सकता है वो अमेंडमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा अमेंडमेंट है, सेक्शन 115BAC। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव, ईजी है काफ़ी, कुछ भी टफ नहीं है। ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। ठीक है, सो इस सेक्शन का बेनिफिट दोस्तों किसको मिलेगा, तो इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा इंडिविजुअल एंड HUF को। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आप जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तब आपको कंपैरिजन करना है, लाइक जो ओल्ड स्कीम है और जो न्यू स्कीम है। ठीक है, जो ओल्ड स्कीम है और जो न्यू स्कीम है उसके अंदर आपको क्या टैक्स के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ओल्ड स्कीम में आपको सबको पता है कि विथ ऑल बेनिफिट्स आपका जो स्लैब लिमिट होता है वो 2.5 तक कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख 20%, अबाउ 10 लाख होगा तो 30% लगेगा। ये ओल्ड स्कीम में है। ठीक है, न्यू स्कीम में उन्होंने जो पॉलिसी लाई है वो न्यू स्कीम में ऐसा है कि हम जो बेनिफिट्स आपको देते थे वो बेनिफिट्स हम देना बंद कर देंगे। तो होता क्या है कि विथ बेनिफिट आपकी इनकम कम होती है तो रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, विथ बेनिफिट आपकी इनकम कम होती है तो रेट ज़्यादा होता है, बट विदाउट बेनिफिट आपका इनकम बढ़ जाएगा तो रेट वो लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको कुछ बेनिफिट देते हैं, वो बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे, एंड देन यू कैन कंपेयर कि आपको कौन से ऑप्शन में जाना है। ठीक है, तो किसके लिए फ़ायदेमंद रहेगी ये स्कीम, तो वो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी जो पहले से ही उस सेक्शन का बेनिफिट नहीं लेते थे। तो मान लो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो उस सेक्शन का बेनिफिट लेता ही नहीं था, तो उसके लिए तो वो फ़ायदेमंद ही होगा, वो बेनिफिट मतलब वो स्कीम जो होगा वो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो वो किस तरह से वर्क करेगा दोस्तों, तो उन्होंने कुछ सेक्शन की लिस्ट दे रखी है, वो लिस्ट के अंदर जो बेनिफिट मिलता था वो बेनिफिट अभी से मिलना बंद। ठीक है, सो देखिएगा, टोटल इनकम ऑफ द असेसी शैल बी कंप्यूटेड विदाउट एनी एग्जम्पशन और डिडक्शन अंडर द फॉलोइंग प्रोविजन। इसमें लिखा हुआ है लीव ट्रैवल कंसेशन, तो LTC, तो लीव ट्रैवल कंसेशन का आपको कोई भी बेनिफिट मिलेगा नहीं। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। तो लीव ट्रैवल कंसेशन होगा तो उसका हम आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देंगे। अंडरस्टूड, तो LTC है तो उसका बेनिफिट मत लो आप लोग। ठीक है, तो लीव ट्रैवल कंसेशन होता था
कि लाइक आप जब भी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो, ठीक है, तो इन दैट केस जो कंसेशन वगैरह आपको मिलता था उसका हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे। वो 4 साल में से कोई भी 2 साल 4 इयर्स का ब्लॉक था, उसमें से कोई भी 2 इयर्स आप क्या ले सकते हो, लीव ट्रैवल कंसेशन का बेनिफिट ले सकते हो। HRA का बेनिफिट नहीं लेना है आपको, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस का जो एग्जम्पशन होता था वो नहीं लेना है। स्पेशल अलाउंस उसका भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 10(17) सेक्शन 10 क्लॉज 17 अलाउंसेस जो आपको MP MLA को मिलते थे, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब करते थे तो आपको दोस्तों पता होगा कि 1500 रुपीज़ पर चाइल्ड आपको एग्जम्पशन मिलता था, पर वो एग्जम्पशन अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर 10AA का आपको बेनिफिट नहीं लेना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब आप अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिजनेस कर रहे हो तो आपका जो भी एक्सपोर्ट एक्टिविटी होता है उसका हम आपको सेक्शन 10AA में क्या दे देते हैं, डिडक्शन दे देते हैं। तो उसमें क्या था आपको पता होगा, फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रॉफिट ऑफ SEZ यूनिट मल्टीप्लाई बाय मुझे क्या करना है, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना है, टोटल टर्नओवर, ठीक है। तो ये कुछ था। तो ये आपको 10AA का बेनिफिट आपको नहीं लेना है, ठीक है। फिर सेक्शन 16 में दोस्तों आपको पता होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000 रुपये का, प्रोफेशनल टैक्स का आप पेमेंट करते हो, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं, ये जो सारे डिडक्शन सेक्शन 16 में मिलते हैं उसका भी आपको कोई बेनिफिट लेना नहीं है। तो अगर आप उसका भी कोई बेनिफिट नहीं लोगे तो भी हम आपको क्या देंगे, ये सेक्शन 115 BAC का बेनिफिट देंगे। सेक्शन 24 क्लॉज B इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, तो उस पर जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल होता है उसका आपको डिडक्शन नहीं लेना है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है दोस्तों, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगा तो उसका नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी होगा तो उसका हम आपको दे देंगे, ठीक है, डिडक्शन। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डिडक्शन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द अदर प्रॉपर्टीज लाइक लेट आउट एंड डीम टू बी लेट आउट। ये इंपॉर्टेंट है सारे। तो जो PGBP के अंदर जो स्पेसिफिक डिडक्शन मिलते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट अलाउंस हो गया, या तो फिर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, लाइक स्पेसिफाइड बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो स्पेसिफाइड बिजनेस अगर आप स्टार्ट करोगे तो इन दैट केस आपको जो भी क्या मिलता था, डिडक्शन मिलता था इन अ स्पेसिफिक वे, वो अभी आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। सो ये जो सारे बेनिफिट है वो सारे जो PGBP के अंदर आपको एडिशनल बेसिस पे दिए जाते हैं वो सारे सेक्शन है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन है, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा दोस्तों, ठीक है। सो ये आप लोग ध्यान रखना, नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्या होगा, अवेलेबल होगा। फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ इन्वेस्टमेंट अलाउंस है, तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस का आपको नहीं मिलेगा। टी कॉफ़ी रबर, उसके अंदर जो आप नाबार्ड का जो स्पेशल अकाउंट होता था उसके अंदर आप जो पैसा डिपॉजिट करवाते थे उसका आपको मिलता था। साइंटिफिक रिसर्च का आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई स्पेसिफाइड बिजनेस स्टार्ट किया तो विल नॉट गेट एनी डिडक्शन, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन, वो जो आपको पता होगा 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन इन 15,000 विच एवर इज लोअर, उसका आपको बेनिफिट मिलता था, वो भी आपको नहीं मिलेगा। अंडर चैप्टर 6A मतलब 80C से लेकर 80U तक के जो सेक्शंस हैं उसके अंदर जो डिडक्शन आपको मिलता था उसका भी आपको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 80JJAA और 80LA, ठीक है, उसका हम आपको दे सकते हैं। और एक और सेक्शन है 80CCD सबसेक्शन 2 जिसमें है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू NPS, ठीक है, उसका हम आपको क्या कर सकते हैं, डिडक्शन दे सकते हैं। उसके अलावा के जो बेनिफिट हैं या तो जो सेक्शंस के जो अंदर डिडक्शंस हैं वो आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो ये सारे सेक्शंस के बेनिफिट आपको लेने नहीं है। अभी दूसरा क्या होगा दोस्तों, मान लो क्या ये जो सेक्शन 35AD जो है उसका आपने डिडक्शन नहीं लिया, तो प्रीवियस ईयर 2021 में आपने उसका डिडक्शन नहीं लिया है,
बट प्रीवियस ईयर 1920 के अंदर आपने उसका डिडक्शन लिया था और उस डिडक्शन लेने की वजह से करंट ईयर में क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। क्या आ रहा है, करंट ईयर में लॉस आ रहा है। तो उस केस में ये जो लॉस होगा ये हम क्या करवा देंगे, लैप्स करवा देंगे, इसका आप बेनिफिट नहीं ले सकते। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। दूसरा क्या होगा, मान लो लास्ट ईयर आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन लिया था एंड ऑन अकाउंट ऑफ सच एडिशनल डेप्रिसिएशन आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आ गया। तो वो जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा उसको हम करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं करने देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस carry forward and or depreciation from any earlier assessment year if such loss or depreciation is attributable to any of the deduction referred above, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। under the head income from house property with any other head of income by claiming the depreciation if any under section 32 except क्या लिखा हुआ है, additional depreciation। तो अगर आपने लास्ट ईयर एडिशनल डेप्रिसिएशन लिया होगा उसकी इफेक्ट अगर करंट ईयर में आ रही है तो उसको भी हम नहीं एडजस्ट करने देंगे। determined in prescribed manner and without any exemption or deduction or allowances or perquisite by whatever name called provided under any law for the time being in force, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। तो ये वाला पॉइंट है, दोनों याद रखिएगा। अगेन ये जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है। मतलब मान लो, ठीक है, मतलब कोई टैक्स पेयर है, वो प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर सेक्शन 115BAC को वो ऑप्ट करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है। बट मान लो कि प्रीवियस ईयर 21-22 में अभी वो नॉर्मल ऑप्शन में जाना चाहता है। किस में जाना चाहता है, नॉर्मल स्कीम के अंदर जाना चाहता है, तो भी वो जा सकता है। बट उसके अंदर एक एक्सेप्शन उन्होंने ये क्रिएट किया कि अगर कोई बिजनेस इनकम वाला पर्सन होगा, मतलब ऐसा असेसी जिसके पास PGBP इनकम है, तो उसको अभी कंपलसरीली कौन से ऑप्शन में रहना पड़ेगा, तो उसको तो कंपलसरी कौन से ऑप्शन में रहना पड़ेगा, ये 115BAC के अंदर ही रहना पड़ेगा अगर वो एक बार इसमें आ गया तो अगर सर उसको नॉर्मल में जाना है तो अगर उसके पास बिजनेस इनकम नहीं होगी तो ही वो नॉर्मल स्कीम में जा सकता है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। ये आगे नीचे भी दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। सो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स रेट्स क्या रहेंगे। तो दोस्तों टैक्स रेट्स क्या रहेंगे, तो यहाँ पे टैक्स रेट्स आपको दे रखे हैं अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा एंड ऑन एवरी 2.5 लैक्स, हर 2.5 लाख रुपए के ऊपर उन्होंने 5% रेट बढ़ाया हुआ है। तो आप देख सकते हो, तो 15 लाख तक उन्होंने स्लैब दिया हुआ है, तो 250 to 5% 5 to 7.5 10%, 7.5 से कहाँ तक 10 लैक्स 15%, 10 to 12.5 20%, 12.5 to 15 25% एंड अबव 15 लैक्स होगा तो कितना पे करना पड़ेगा आपको, 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। सो आपको क्वेश्चन देख के फिर एनालाइज करना है। किसी सेक्शन में कुछ बेनिफिट्स नहीं देने आपको, 115BAC का जब ऑप्शन आप क्या करते हो, ऑप्ट करते हो। इसमें देखो टैक्स पॉइंट, इफ अ पर्सन ऑप्ट फॉर दिस रिजिम ₹2,50,000 shall be considered as a basic exemption limit irrespective of his age। इन अदर वर्ड्स मतलब क्या होता है, आपने नॉर्मल स्कीम में देखा होगा तो 60 ईयर से कम एज जो इनका होता है उनके लिए स्लैब लिमिट होता है 2.5 लैक्स। जिनका एज 60 ईयर से ज़्यादा होता है उनके लिए होता है 3 लैक्स। जिनका एज 80 ईयर से ज़्यादा होता है उनके लिए होता है 5 लैक्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या दे रखे हैं आपको, सारे लिमिट दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है, यहाँ पे सब जगह कितना है, तो यहाँ पे सब जगह 2.5 लाख रुपए फिक्स है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपको मिलेगा। कंप्यूटेड टैक्स इज फर्दर इज इंक्रीज बाय द एप्लीकेबल सरचार्ज इफ, अगर आता है तो, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगेगा ही। इफ इनकम इज टैक्सेबल एट अ स्पेशल रेट अंडर सेक्शन 112 टू सेक्शन 110 टू 115BBG, तो वो रेट तो एप्लीकेबल होगा ना। अभी ये तो किस के लिए है, तो जो इनकम पहले स्लैब से टैक्सेबल हो रही थी उसके लिए ये है। अभी आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 112A वाला या 112 वाला, तो फिर उस केस में तो जो रेट 20% और 10% आपको दे रखा है वही हम एप्लीकेबल करेंगे ना, उसमें थोड़ी ना ये स्लैब लिमिट लगेगा। लॉटरी इनकम होगा तो उस पर तो 30% ही टैक्स लगेगा ना, उसके लिए ये स्लैब लिमिट नहीं है। समझ में आया, ये ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम है फॉर दोज इनकम जो नॉर्मल बेसिस पे होती है। जो इनकम के ऊपर दोस्तों स्पेशल रेट लगता है उसके ऊपर तो कौन सा रेट लगेगा, स्पेशल वाला ही रेट लगेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना।
सो यहाँ पे आपको दे रखा है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ अ पर्सन ऑप्ट फॉर दिस रीजन to 2,50,000 shall be considered as a basic exemption limit irrespective of his age. Other points, ठीक है. सो यहाँ पे दे रखा है फुल इफेक्ट ऑफ लॉस एंड डेप्रिसिएशन. तो मैंने आपको क्या बताया, जो भी लॉस और डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन या स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस की वजह से आया है, तो उसकी इफेक्ट को आपको एलिमिनेट करना है. द लॉस एंड डेप्रिसिएशन रेफर्ड अबव शैल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन फुल इफेक्ट and no further deduction for such loss or depreciation shall be allowed for any subsequent year. Where there is a depreciation allowance in respect of block of asset which has not been given full effect prior to the assessment year 21-22, corresponding adjustment shall be made to the written down value of such block of asset as on 1st April 2020 in the prescribed manner, if the option is exercised for a previous year relevant to assessment year. तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये, तो आपको समझ में तो आ गया कि जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था उसको हमें लैप्स करना है, ठीक है. लेकिन एक एग्जांपल के ज़रिए समझिए. मान लीजिए कि लाइक प्रीवियस ईयर 2019-20, ठीक है, एंड यहाँ पे है प्रीवियस ईयर 2021. अभी मैं जो लिख रहा हूँ ये यहाँ पे ब्लॉक की पोजीशन लिख रहा हूँ. किसकी पोजीशन लिख रहा हूँ? ब्लॉक की पोजीशन. सो मान लो कि ये अमाउंट रुपीज़ हो गया WDV एज ऑन 1st अप्रैल 2019. वो WDV है 20 लाख. फिर आपने कुछ असेट्स भी क्या की है, परचेस की है वर्थ रुपीज़ 60 लैक्स. सारी की सारी न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस की, ठीक है. अभी इसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूँगा तो 15% ऑन 80 लैक्स करूँगा ना. इस पे भी नॉर्मल तो सब पे मिलेगा ना, इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा. तो ये हो गया आपका 12 लाख रुपए डेप्रिसिएशन, ठीक है. एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन भी माइनस करूँगा. सो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना होगा? 12 लाख. सो टोटल डेप्रिसिएशन हम कितना एडजस्ट करेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक 24 लाख. ये मेरा टोटल डेप्रिसिएशन होगा. सो मेरा नेक्स्ट ईयर का जो WDV होगा वो कितना होगा? 56 लैक्स. तभी होगा क्या, इस ईयर में दोस्तों ब्लॉक की पोजीशन क्या होगी? तो इस ईयर में ब्लॉक की पोजीशन क्या होगी? पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़. सो WDV एज ऑन 1st अप्रैल 20 कितना है WDV? तो वो होगा आपका 56 लैक्स. ये आपका WDV हो गया. अभी वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मान लो ये 24 लाख रुपीज़ जो है, आउट ऑफ दैट 12 लाख रुपीज़ तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का है. किसका है? एडिशनल डेप्रिसिएशन का. तो मान लो कि ये 24 लाख रुपीज़ पूरा का पूरा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, ठीक है. तो ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो होगा उसमें से ये 12 लाख रुपीज़ क्या हो जाएंगे? लैप्स हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि आप ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं ले सकते. तो कितना अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होगा? तो वो होगा 12 लैक्स, ठीक है. बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको ये 12 लाख रुपीज़ का डिडक्शन, क्योंकि ये आपने कहीं तो ब्लॉक में से ये वैल्यू को माइनस कर दिया ना, तो ये 12 लाख रुपीज़ जो है इसका बेनिफिट आप दे नहीं रहे हो अभी, तो इसका बेनिफिट तो देना पड़ेगा ना. एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं दोगे बट नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो दोगे. तो उस केस में उन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर दो और 12 लाख रुपये आप ऐड कर दो, ठीक है. तो ये वैल्यू हो जाएगा 68 लाख रुपीज़. तो अभी आप डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर का होगा ना, ये वाले ईयर का, वो आप किसके ऊपर कैलकुलेट करिएगा? 68 लाख रुपीज़ के ऊपर. समझ में आ गया? एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी होता है. एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है कि आपको आपका जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ वो एक, हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक क्वांटम में डेबिट होता है, ठीक है. लाइक एक स्पीडी मैनर में डेबिट होता है, जिसकी वजह से आपका इनकम क्या होगा? कम होगा. बट अभी आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन देने से ना बोल दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, बट जो डिडक्शन आपको मिलने वाला है नॉर्मल बेसिस पे वो तो हम आपको दे ही देंगे. तो यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ 115 BAC, ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा. ओके. सो इसको अगर आपको कॉपी करना है तो आप कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ये जो ऑप्शन है दोस्तों, ये आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा. कब आपको एक्सरसाइज करना है? तो जब आप अपना रिटर्न फाइल करते हो.
तो यहाँ पे देखिए, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई अनलेस ऑप्शन इज एक्सरसाइज इन द प्रिस्क्राइब मैनर बाय द पर्सन वेयर द पर्सन एज ए इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो विद इन द ड्यू डेट, जो आपको 139 सबसेक्शन 1 की जो ड्यू डेट दे रखी है उससे पहले पहले आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर एंड सच ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल अप्लाई टू सब्सिक्वेंट ईयर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। वेयर द पर्सन नॉट हैविंग अफोर्डसेड इनकम, अगर उसके पास ये पीजीबीपी इनकम के अलावा की इनकम है तो ये अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम टू बी फर्निश्ड फॉर प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो अगर आपके पास बिजनेस इनकम होगा, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर आपके पास बिजनेस इनकम होगा तो सारे सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में आपको 115 BAC के साथ ही कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर आप नॉन बिजनेस इनकम है आपके पास तो इन दैट केस ऑल्टरनेटिव ईयर पे आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको जिस तरह से ऑप्शंस की जो वायबिलिटी दिखती है उसके बेसिस पे आप ऑप्शंस को क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विड्रॉवल ऑफ ऑप्शन इन केस ऑफ अ पर्सन हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ऑप्शन वंस एक्सरसाइज, एक बार जो इस ऑप्शन में आ गए फॉर एनी प्रीवियस ईयर कैन बी विड्रॉन ओनली, लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो, ओनली वंस फॉर अ प्रीवियस ईयर अदर देन द ईयर इन विच इट वॉज एक्सरसाइज एंड देयर आफ्टर। ओके, उसके बाद देखिए, द पर्सन शैल नेवर बी एलिजिबल टू एक्सरसाइज ऑप्शन however if such person cease to have any income from business or profession in which case he may exercise the option for that assessment year। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट, where the person failed to satisfy the condition in any previous year, मतलब आपने मान लो कि ये कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया तो इन दैट केस जो ऑप्शंस आपको मिलने वाला था वो अभी मिलेगा नहीं, और जो नॉर्मल कैलकुलेशन हम करते हैं इनकम टैक्स में वही आपको करना है। ठीक है, shall become invalid in respect of that assessment year relevant to that previous year and other provisions of the act shall apply accordingly. Further, where the option was exercised by a person having income from business or profession, in the event of failure to satisfy the condition, he shall become invalid for subsequent assessment year and also for the other provisions of this act shall apply for those years accordingly. आपने एक सेक्शन किया होगा, आई होप, सेक्शन 115JC, दैट इज एन ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ध्यान से समझना, कौन सा टैक्स, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। सो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स आपको कब पे करना होता है, जब आपका एडजस्टेड टोटल इनकम, कौन सा इनकम दोस्तों, एडजस्टेड टोटल इनकम, अगर आपका 20 लाख रुपए से क्या होता है ज़्यादा। तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपका जो भी टोटल इनकम होता है, और ये 115JB सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF के केस में एप्लीकेबल होता है एंड फर्म के केस में। तो जब भी आपका टोटल इनकम, ठीक है, उसके अंदर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, जैसे सेक्शन 10AA का अगर आपने डिडक्शन लिया तो उसका एडजस्टमेंट, दूसरा ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है। सेकेंड एडजस्टमेंट, अगर आपने सेक्शन 35 कौन सा AD के अंदर स्पेसिफाइड डिडक्शन लिया तो उसका एडजस्टमेंट, बट उसमें से आपको पता होगा कि नोशनल डेप्रिसिएशन की इफेक्ट आपको माइनस करनी होती है। थर्ड आता है, थर्ड क्या आता है, तो थर्ड आता है कि लाइक आपने सेक्शन 80H से 80RRB के कोई बेनिफिट लिए तो वो आपको एडजस्ट करना है। अगर ये वाला इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम आपका 20 लाख रुपए से ज़्यादा आता है तो आपको मिनिमम टैक्स पे करना होता है 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आपने सेक्शन 115BAC का बेनिफिट लिया हुआ है, किसका, सेक्शन 115BAC का बेनिफिट लिया हुआ है, तो इन दैट केस सेक्शन 115, ध्यान से सुनना, सेक्शन 115JC जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये 115JC हम इसको एप्लीकेबल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको करना नहीं है। एज वेल एज जो आपके पास AMT क्रेडिट पड़ी होगी, क्या पड़ा होगा, AMT क्रेडिट पड़ा होगा,
वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लैप्स। याद रहेगा, ठीक है। तो क्रेडिट अगर आपके पास पड़ा होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, लैप्स कर देंगे। क्लियर। तो 115 जेसी का बेनिफिट आपको नहीं मिल, मतलब बेनिफिट मतलब वो एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपने 115 बीएससी का बेनिफिट लिया है तो। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस एक और वीडियो में किए हुए हैं जो टोटल इनकम का वीडियो है, ठीक है, उसमें भी मैंने किया हुआ है, तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, रेफ़र कर सकते हो। उसमें पूरा सेक्शन 115 बीएससी का क्या किया हुआ है, कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो वीडियो की लिंक वो मुझे बोल सकते हैं, तो मैं लिंक आपको क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि उसमें पूरा हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि किस तरह से हमें टोटल इनकम के क्वेश्चन को करने होते हैं, ठीक है दोस्तों। इस सेशन में हम यहाँ तक रखेंगे। अभी काफ़ी कम अमेंडमेंट बचे हैं, एक टीडीएस का अमेंडमेंट और टीसीएस का, और आगे कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो एग्जेम्प्ट इनकम के, उसमें से कुछ सेक्शन तो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो वो अमेंडमेंट्स हमें नहीं करने। सिर्फ टीडीएस, टीसीएस और जो सेक्शन 10 के एग्जाम्शंस जो मिलते थे उसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो अभी हमारे बाकी हैं। तो एक सेशन छोटा सा हमें और चाहिएगा, ठीक है, एंड देन वी कंक्लूड द अमेंडमेंट पार्ट। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।